नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं कड़क। हमारे साथ स्टूडियो में आज ब्रजेंद्र काला जी हैं, समर जय सिंह जी और साथ ही देवेंद्र मालवीय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल कड़क। बिल्कुल कड़क। थैंक्स अ लॉट। होना भी चाहिए क्योंकि फिल्म आ रही है 2020 दिल्ली नाम से, जो कि 2020 में सीएए के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसकी बात करती है। और इस फिल्म की एक खासियत ये भी है कि ये भारत की पहली फीचर फिल्म है हिंदी सिनेमा की, जो कि सिंगल शॉट में शूट की गई है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी टेक्निकलिटीज भी समझने के लिए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सर, फिल्म के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। फिल्म के बारे में तो ओवर टू डायरेक्टर। आप फिल्म के बारे में क्या, उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में जानना है, उसके सब्जेक्ट के बारे में, कहानी, सब्जेक्ट की कहाँ से पड़ा बीज, कैसे आपको लगा कि इस विषय पे कहानी जो है फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, कहानी का बीज तो काफी पहले पड़ गया था, 2020 के बहुत पहले। ये शुरू होती है कहानी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ रह गई थी। और हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक थे, एक समझौता हुआ था कि भाई दोनों तरफ की सरकारें ध्यान रखेगी इन लोगों का। लेकिन पाकिस्तान में जो है 20% के करीब हिंदू थे, वो घटते घटते अभी जो है 1% से भी नीचे हो गए। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है बच्चियों पर हो रहा है, लड़कियों पर हो रहा है। आंकड़ा बताता है कि 3000 बेटियां हर साल उठा ली जाती हैं वहाँ से। रेप होता है, धर्मांतरण होता है और फिर और भी कई चीज़ें होती है। ये चीज़ें बड़ी वेदना देती थी मुझे। पहले 2020 के पहले की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो मुझे ऐसा मिला कि पिता जो है खुद को पीट रहा है लाचार होकर। बहुत ही मार्मिक वीडियो है, वो है अभी भी इंटरनेट पर। उसने थोड़ा मुझे दहला दिया और मैंने संभाल के रख लिया था। और फिर जब 2020 में ये जो इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए कानून आया जो सीएए, और उसको रोकने के लिए जो हिंसा हुई यहाँ पर, हालांकि उस कानून से हम किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं। वो जो बिल था वो किसी के हित में था, लेकिन उसको रोकने के लिए इतना कुछ बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। उस बिल से किसी को बाहर भी नहीं निकाला जा रहा था। कुछ लोग शरण ले रहे थे हमारे यहाँ, वो जाएंगे कहाँ? हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये जो दोनों चीज़ों ने मुझे जब उद्वेलित किया तो इसके ऊपर एक कहानी लिखी मैंने। तो जो इवेंट्स हैं ये तो जो चल रहे हैं साथ में चल ही रहे हैं, इसके साथ में एक फिक्शनल स्टोरी भी चल रही है कि जो दो समुदाय हमारे यहाँ पर जो भिड़े हुए हैं और इतनी गहरी जो खाई होते जा रही है, तो इसका कुछ सोल्यूशन पे भी बात की जाए। आमतौर पर होता यही है कि जब हम इन विषयों को और इन सब्जेक्ट्स को छूने की कोशिश करते हैं तो हम पर कम्युनल टैग लगने लगता है। सबसे पहले बहुत थिन लाइन है, मतलब आप एक पक्ष की तरफ एक पक्ष लेकर के किस आपकी फिल्म की पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, जो बहुत थिन लाइन है। अब मुझ पे आरोप लगे, मैं तो 1 साल से लड़ रहा हूँ कि भाई ये एक पक्ष लेती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई फिल्म तो देखिए पूरा। बात ये है गरिमा जी, व्यक्ति अगर गलत कर रहा है कोई भी, देखिए कल इतना बड़ा हादसा घट गया हमारे यहाँ। सबसे पहले तो मैं दिल्ली में जो ब्लास्ट में जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों के लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति मिले। ये गलत बात है। अब मैं ये जो गलत चीज़ हुई है, इसके गलत करने वालों को मैं बोलूँ कि इसने गलत किया है तो गलत है वो। अब आप रिलीजन ढूंढते हो उसमें कि ये आदमी फलाने रिलीजन का है, तो उसको क्या छूट दे देनी चाहिए बम फोड़ने की, या उसको हिंसा करने की छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब हम इस तरह से कोई बात उठाते हैं, हम फिल्मकार हैं, हम तो समाज में जो घट रहा होगा गलत, उसको अपने माध्यम से अपने तरीके से एड्रेस करेंगे। लेकिन आप जो लोग जिम्मेदार बैठे हैं जिनको पॉलिटिक्स करना है, वो इसमें धर्म ढूंढते हैं, हम नहीं ढूंढते। तो कहानी इस तरह से है और ये हमारी समस्याओं को भी एड्रेस करती है, साथ में सॉल्यूशन पे भी बात करती है। ये तो कहानी की बात हो गई। मैं टेक्निकलिटीज पे आऊंगी, उससे पहले मैं आप दोनों से समझना चाहूंगी कि व्हाट मेड यू पीपल से यस टू दिस फिल्म। पहले आप सर, विजय जी, आपको क्यों लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए? कि ये फिल्म करनी चाहिए। हाँ। मेरे को अपना जो किरदार मेरे को जो इन्होंने सुनाया जिस तरीके से, तो वो एक बड़ा ही रियलिस्टिक फॉर्मेट अपने है कहानी के। मतलब पाकिस्तान में हमारे हिंदू जिस तरीके से एक अपेक्षित भावना में रह रहे हैं, किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, किस तरह से दुष्कर्म किए जा रहे हैं उनके साथ में, वो बड़ा ही अपने आप में दुखद है। और वो व्यक्ति जिसके ऊपर ये दिखाया गया, वो मैंने किरदार किया है। मेरे को जब सुना है, तुम ज़्यादा तुमने देखा होगा कि कोई गंभीर अगर मसला भी होता है, किसी तरह का किरदार होता भी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि एक मेरे थ्रू एक ह्यूमन क्रिएट हो जाता है।
लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सीरियस है और एकदम सीरियस है, और ये पैथोस क्रिएट करता है ना, इस तरह से बनाया हुआ। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने पिक्चर बनाई है, जिस तरह से जो फॉर्मेट है, वो जो मैंने उन्होंने बताया कि ऐसे करना पड़ेगा, और तो हो नहीं जाता कि मतलब कि भाई इस तरह का सब्जेक्ट है और इस तरह के सब्जेक्ट के लिए हम आपको कास्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ये मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखा रहा है बंदा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने रिहर्सल्स वगैरह की कि ना, कि एक फ्रेम स्टार्ट टू फिनिश, पूरा का पूरा सीन किस तरह से वन गो में फिनिश किया, कहीं भी कोई दिक्कत होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती फिर वापस करना पड़ता था, तो वो अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक करने वाली बात थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। समर जी, आप तो ट्रेन भी करते हैं ना एक्टर्स को, सिखाते भी हैं कि कैसे, ये मुझे भी आपसे सीखना है कि वो पेट से आवाज़ कैसे निकाली जाती है, वो सब, ये सारी टेक्निकलिटीज़ की एक्टिंग पर हम आएंगे। लेकिन जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया, अभी हमने हाल ही में एडोलेसेंस में ये एक टेक्निक देखी थी जो वन शॉट में शूट किया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, वो एक कमरे के बीच, एक कमरे के अंदर मात्र उसको शूट किया गया था कि वो सारी घटनाएं उसी कमरे में घट रही थी। लेकिन इस फिल्म में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दंगे हो रहे हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत अलग अलग जगहों को एक साथ दिखाया गया। तो सबसे पहले तो स्क्रीन प्ले में उसको उतारना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, फिर एक एक्टर के तौर पर इस तरह से शूट करना, उसका हिस्सा बनना, वो प्रोसेस आप लोगों के लिए कैसा रहा था? क्या बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग्स हुई, सेशंस हुए, सिटिंग्स हुई, कैसे तैयारी की? एक तो दो पहलू, दो रीज़न थे क्यों मैंने फिल्म की। पहला था कि उसका कंटेंट, उसकी राइटिंग, उसकी बात बाद में करेंगे। जो आपने सवाल पूछा है कि सिंगल शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट के लिहाज से क्या चैलेंजेस एक्टर के सामने आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो आता है कि इसमें लंबे लंबे टेक्स होते हैं, है ना, 15 मिनट, 16 मिनट, 22 मिनट तक के हमने टेक्स लिए, और जाहिर सी बात है उसका बहुत डिटेल रिहर्सल करना पड़ता है। अच्छा। है ना, हम थिएटर करते हैं, प्ले करते हैं, सिंगल स्टोरी टेलिंग सेशंस करते हैं, वो आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 2-2 घंटे के भी प्ले होते हैं। बट उसमें हमें पता है कि हमारा फोर्थ वॉल कहाँ है, हमारी ऑडियंस कहाँ बैठी है। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है ना, जूनियर आर्टिस्ट हैं, आपके को एक्टर्स हैं, किसी की एग्जिट है, किसी की एंट्री है, कैमरा है जो बॉडी रिग्ड है, मतलब उसका कैमरे का वज़न ही विद द एंटायर इक्विपमेंट इट इज़ ऑलमोस्ट 60 किलोग्राम्स। तो वो मतलब जब कैमरामैन उसको वेयर करता है, उसको चलना शुरू करता है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसको शिफ्ट कर रहा है, हमारे साथ साथ मूव हो रहा है, तो मतलब आपको ये लगता है कि सिर्फ आप ही इतना अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस 22 मिनट के शॉट में अगर आपने कहीं अगर 19वें मिनट में, 20वें मिनट में गड़बड़ कर दी, आपने कर दी, या कोई जूनियर आर्टिस्ट ने कर दी, या कोई किसी की एग्जिट टाइम पे नहीं हुई, या कोई एक्टर फंबल मार गया, तो वो फिर शुरू से होगा, है ना। बाय द टाइम आप उस शॉट के एंड तक पहुंचते हो कि आपको ये भी समझ में आता है कि जो कैमरामैन के लिए कितना टीडियस हो रहा है, क्योंकि यू नो उसकी जो ब्रीदिंग है आपको सुनाई देने लगती है कि इज इन्वेस्टिंग सो मच। तो ये एक बड़ा वैसा था कि जहाँ पूरी टीम, हम लोग एज ए टीम भी वो इन्वॉल्व। तो उसका अगर कोई भी ऐसा बड़ा सीन है, उसकी हम लोग 7 दिन 8 दिन ऐसे प्रैक्टिस करते थे विद द एंटायर इक्विपमेंट, एंटायर टीम ऑन द लोकेशन, फुल मूवमेंट, और फिर उसको हम शूट करना शुरू करते थे। होता था कभी कभी पहले दिन वो शॉट होके हो जाता था, कभी दूसरा तीसरा दिन लगता था। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था एक्टर्स के लिए। आमतौर पे हम लोग, क्या होता है कि जब हम सेट पे पहुंचते हैं फर्स्ट डे ऑफ द शूट, तभी हम पहली बार सेट को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वी वर अकस्टम टू द एंटायर थिंग। तो हमारे मतलब पूरा रग रग में आ गया था, क्या है, रिफ्लेक्सेस में आ गया था, डीप डाउन। तो एक तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बिकॉज मैं उससे पहले मतलब 96-97 से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। तो पहली बार ये एक ऐसा चैलेंज था कि मुझे अपने आई हैड टू रेज दैट बार, जो कहते हैं ना कि अपने उसको बढ़ाना पड़ा, अपनी एबिलिटीज़ को। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था सिंगल शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट में। दूसरा ये था, सिंगल शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट का नेचर ये होता है कि अगर हमारे पूरी फिल्म अगर समझो डायरेक्टर ने सोचा कि 2 घंटे 20 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए, हर सीन की एक लेंथ होती है ना, कि ये सीन हमको 10 मिनट में करना है, ये वाला हमारा 8 मिनट में होगा, ये 22 मिनट तक जाएगा। तो हमें अगर वो समझो 22 मिनट का सीन है, उसे हमें 20, 21, 22 मिनट के अंदर कर लेना है, या मैक्सिमम 23 मिनट तक जाना। नहीं तो अगर ज़्यादा आगे चले गए तो फिल्म की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें इंटरकट्स नहीं है। एज इट इज़ आपको वैसे के वैसे सीन जो उस फिल्म में आएगा नरेटिव में। या हम रश कर गए तो मोमेंट्स नहीं मिलेंगे। जो इमोशनल मोमेंट्स मिलते हैं ठहराव के साथ ही मिलते हैं। जब आप ठहरते हो किसी मोमेंट के साथ, आप उसको जज्ब करते हो, तभी वो इमोशनल मोमेंट्स निकल के आते हैं। अगर हम रश कर गए
तो वो इमोशनल मोमेंट नहीं मिलेंगे और टाइम भी छोटा हो जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट कि जिस तरह से मतलब हमें डायरेक्टर के विजन को, उसके इमोशनल सिंक को समझ के अपनाना है, सो दैट वी आर इन ट्यून विद हिम। वो कोऑर्डिनेशन, हाँ, द राइटर डायरेक्टर ने जो लिखा है, कंसीव किया है, तो हमें उस लेंथ का भी ध्यान रखना है। तो मतलब पहली चीज़ तो हो गई लंबे शॉट्स हो गए, दूसरा हमें उस फिल्म की लेंथ का भी ख्याल रखना है परफॉर्म करते टाइम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बताया, फोर्थ वॉल इज ऑलवेज मूविंग, है ना। थिएटर हम करते हैं तो फोर्थ वॉल फिक्स होती, तो ये सारे चैलेंजेस एक्टर के सामने थे और इट वाज अ टास्क एंड इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, अ वेरी स्वीट टास्क। तुम्हारे एडिटिंग आसान हो गई होगी ना इसकी? हाँ, एक तरीके से आसान बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत तयशुदा एक शॉट्स लिए हैं और मैक्सिमम मतलब ये मान के चलिए 10-12 शॉट्स में फिल्म ख़त्म, और उन शॉट्स को जब आप जोड़ लेते हो और उसको स्टीच करते हो, स्टीच भी आपको जो है ब्लेंडिंग है वो, उससे समझ में नहीं आएगा कि पहला कट कहाँ है। हाँ, वो तो ढूंढना पड़ेगा, बुझो तो जाने तो वही है एक वन शॉट का पूरा माध्यम। नॉर्मल ऑडियंस नहीं पता लगा नहीं पाएगा। पता। उसे तो यही लगेगा कि ये फिल्म जो है, जैसे मैं आपके ऑडियंस के लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने मैम का यहाँ से वीडियो बनाना शुरू किया और ऐसे लेकर गया हमें यहाँ से, और सर पर लाकर मैंने ये वीडियो बंद कर दिया। दिस इज स्टार्ट, दिस इज फिनिश, ये शुरुआत, ये अंत, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक भी कट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं। इस फिल्म को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2 घंटा 16 मिनट की एक फिल्म है, वहाँ शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन बीच में आपको ऐसा लगेगा ऑडियंस को, ये कैमरा तो रुका ही नहीं यार, ये तो मेरे ख्याल से फिल्म जो है 2 घंटा 16 मिनट में ही शूट हो गई होगी, देखने में ऐसा लगेगा। तो ये फिल्म का मीडियम ऐसा है कि आपको तो बड़ा रुक कर तैयारी से एवरीथिंग शुड बी इन परफेक्शन, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ परफेक्शन में है, लेकिन कैमरा जो है आपका ऐसे दिखा रहा है कि सब कुछ लाइव देख रहे हैं आप, यू आर देयर। मीडिया के लोगों को तो मेरे ख्याल से जब आप इस तरह की कोई घटना हो जाती है और आप कवर करते हैं तो आपका कैमरा नहीं रुकता। आप कोई गलत कर रहा है, किसी ने पत्थर मारा, तो आप पत्थर का वो जो जैसा दिख रहा है वैसे ही लेते हैं। आप ये तो नहीं करते ना कि भाई अब रुक जाए, उधर से भी लूंगी मैं एक बार, अब फिर से फेंको, ये नहीं होता। तो इस तरह का विश्वास दिलाना ऑडियंस को। और इसमें होता क्या है कि ऑडियंस के लिए बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है ना, बिकॉज आप भी सिनेमा की शौकीन है, 10 साल से आप जुड़े हुए हैं, मतलब 4-5 साल से आप सिनेमा को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिल्म की एक लैंग्वेज होती है ना। जब मास्टर, जैसे 4 तरह के शॉट हैं, मास्टर शॉट का मतलब होता है कि पूरा एम्बियंस बता दिया, वो कैरेक्टर कहाँ पे है, आसपास क्या हो रहा है, क्या घट चुका है, उसके पास्ट क्या है, वो समझ में आ गया कि ये हो रहा है। जैसे आप उसको मिड शॉट में जाते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन के लेवल पे आया है, कि जहाँ पे कुछ वो कैरेक्टर कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है या कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको रिसीव करना चाहता है। क्लोज में आते हो आप तो ऐसा लगता है कि उसका थॉट क्या चल रहा है, वो ऑडियंस पकड़ती है। और एकदम टाइट क्लोज में जब आ जाता है ना, तो ऐसा आप लगता है ऑडियंस को कि जो वो कैरेक्टर सोच रहा है, उसके अंदर जो चल रहा है, वो ऑडियंस रिलेट करता है, खुद एक्सपीरियंस करने लगता है। द मोमेंट द ऑडियंस स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, वो उस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाता है, और फिर उसके साथ हेंसफोर्थ उस कैरेक्टर के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो वो एक्सपीरियंस करता है, ऑडियंस अपने आप उसे एक्सपीरियंस करने लगता है। तो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है ऑडियंस को। तो ऐसा लगता है कि वो उन किरदारों में से एक हो गए, वो घटनाओं का हिस्सा बन गए, एंड ऑटोमेटिकली उसके साथ बह जाते हैं। एक और चीज़ इसमें, हाँ, 10-15 मिनट में ऑडियंस जुड़ जाता है, और फिर वो 2 घंटे 16 मिनट तक उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि इज पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव। एक चीज़ वो और भी है कि ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मूवी गोअर है और फिल्म को जानने वाला व्यक्ति ही इसमें लुत्फ उठाएगा। तो सब जिसको नहीं पता फन शॉट, वो भी एंगेज हो जाएगा, और उसे शायद 30 मिनट 35 मिनट बाद इंटरवल के थोड़ा पहले उसे ये एहसास होगा कि यार कुछ तो है कि ये मैं एकदम चिपक गया हूँ उससे। फिर उसे समझ में आता है कि इसमें कट नहीं है ना। तो ये इस तरह की टेक्निक का जो बोल सकते हैं ना कि उसका नेचर ही ऐसा है, मिजाज ही ऐसा है कि भाई आप जो हैं, आपने देखना शुरू किया तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कट जो है ना आपको रिलैक्स करता है, ऑब्जेक्टिविटी खो देता है, दृष्टा भाव जो होता है ना कि दूर से देख रहा है, वो खो देता है, इमर्स हो जाता है। तो ऐसे में तो सर कंटिन्यूटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा एक्टर को, कि मान लीजिए कैसे, जैसे आज खत्म किया, अब अगले दिन सुबह अगर शूट करना है तो फिर एक्टर को भी तो वो कंटिन्यूटी नहीं, वो तो है, वो तो हो गया ना। आज पूरा का पूरा एक शॉट हो गया, पूरा सीन हो, उसमें वो जहाँ पे खत्म हुआ वो पूरा फिल्म है आपके पास, वो तो आपने तैयार कर ही ली, तो वो तो आप चेक कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट
जब आगे की शुरुआत होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी कि आप- इसमें वैसा कंटिन्यूटी का ख्याल कम रखना। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब नहीं होता है उस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, वो तो क्योंकि वो तो देख लिया sequence के हिसाब से। हाँ है ना, सिचुएशन का पता है कि मतलब ये कोट पहन के निकला था, उसके बाद आगे गया उधर, तो अब अगले दिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली वो अगला वाला कि कहाँ एंड हुआ था, तो आप कोट पहन के ही उतरोगे, ऐसे उतार के नहीं जा सकते। या जाओगे गाड़ी के अंदर घुसोगे तो उतार के घुसोगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान तो डेफिनेटली देना पड़ता है। कंटिन्यूटी का जो आप पूछ रही है ना, तो जो सर का तो एक, और सर का इनके 15-15 मिनट लंबे टेक है, और मतलब 15 मिनट बहुत होता है एक फिल्म में, और वन टाइम वन गो में ही हुआ, तो हमें उस दौरान रखना। सर की भी 2-3 दिन शूटिंग थी, सर की 4 दिन थी, लेकिन जो 2 और कैरेक्टर है हमारे, 2 लड़के हैं, तो उसमें सब कुछ रखना है। जो बोल रही हैं आप बिल्कुल सही है कि भाई वो आज थोड़े से धूल में सने हुए हैं, और बाल इधर है, किधर है, वो गिरे थे, तो सब चीज़ें तो हमें आम फिल्मों से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि आपका एक सा जा रहा है सब कुछ, कट होता है ना, तो कई बार चीज़ें चल जाती है। बड़ी बड़ी फिल्मों में भी कंटिन्यूटी जर्क होते हैं, लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, तो हमने बहुत ध्यान रखा उस चीज़ का। इसमें एक्शन कंटिन्यूटी का ख्याल नहीं रखना था। एक्शन कंटिन्यूटी होती है ना, जैसे मैं आधा टर्न यहाँ से वहाँ, फिर पीछे कैमरा आ गया, फिर वहाँ से शॉट लिया, तो एक्शन क्योंकि एक साथ एक फ्लो में चल रहा था, उसकी कंटिन्यूटी थी। बाकी तो अदरवाइज कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी, जो आपकी जो सीक्वेंस की कंटिन्यूटी है कि उसके पहले क्या हुआ है, कहाँ तक हो चुका है, मेंटली किस स्टेट में हो आप, वो सब कंटिन्यूटी का ख्याल तो रखना। और ये जो है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, हर किसी के लिए एक नया मौका था, पहली बार कर रहा था कोई भी। एक्टर्स तो चलो हैं, एक्टर तो हमारे थिएटर से भी हैं, इन्होंने लंबी लंबी चीज़ें की, लेकिन कैमरा के साथ करना एक वो चैलेंज था। दूसरा, टेक्नीशियंस जितने भी थे उनके लिए पहली बार था सब कुछ। वीएफएक्स करने वाले के लिए भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप कोई ब्लास्ट दिखा देते हो, वो कट लगा देते हो। दूसरा तो आप है ना, कोई छोटा सा कमज़ोर शॉट भी अगर आपने वीएफएक्स में यूज़ कर लिया, ब्लास्ट चल जाता है, एक 2D भी चिपका दिया चल जाता है। लेकिन यहाँ तो कैमरा सीधा चल रहा है और गलियों में आग लगी हुई है, आपको आग को बहुत रियल दिखाना है, वरना सब कुछ झांकेगा, सब कुछ दिखेगा कि आप नकली दिखा रहे हैं। तो हर किसी के लिए पहली बार थी ये कोशिश, और बहुत सारे लोगों ने हाथ भी टेके कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और इसीलिए बहुत समय भी लगा इसको, 2 साल लग गए हमको उस प्रोडक्शन में, 2 से 2.5 साल। ब्रजेन सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, बल्कि आप और आप दोनों को बहुत लंबा समय हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, क्योंकि और जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट था, जिस तरह की ये टेक्निक थी, ऑफ कोर्स एक्टर्स के एंड से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड थी इस तरह की फिल्म के लिए। हम अगर इंडस्ट्री में देखें, आपने लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, सलमान से लेकर आमिर, शाहरुख, अक्षय, सबके साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा मेहनत अपने किरदार के लिए या उसे अपने अंदर आत्मसात करने के लिए वो कौन है जो करते हैं आज भी उतना ही समय देते हैं? आपने तो ज़ीरो जैसी फिल्म में शाहरुख के साथ काम किया, पीके में आमिर के साथ काम किया, आपको क्या लगता है, हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर देयर रोल्स? क्या वो, हाँ देखो क्या है कि वो एक कमर्शियल फिल्म है, ज़्यादातर उसी तरह से बनती है, क्लासी। जैसे आमिर हैं तो आमिर एक थोड़ा अलग और बिल्कुल थोड़ा सा क्लासी है, उस तरह की सिनेमा बनाने में वो अब उनको तो वैसे भी 100% परफेक्ट उसमें माना जाता है, और करते हैं वो, उतनी मेहनत करते हैं, वो दिखता है। वो तो शॉट चलते चलते भी रुक जाते हैं कि मतलब ओए ये ऐसा हो गया, ओए ये वैसा हो गया, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको वैसा कर देते हैं, टेस्ट होता है। शाहरुख बहुत मेहनती हैं, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मतलब उनको भी देखा मैंने, बहुत भयंकर तरीके से मेहनत करते हैं वो। कोई किस्सा आपको याद है? हाँ, तो मतलब मैं ज़ीरो में शूट कर रहा था, तो अब क्या है कि उन लाइंस बहुत करते हैं, बहुत तैयार करते हैं, तो उस सामने वाले को भी उतनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। अगर वो 100 बार कर रहे हैं तो आपको भी, तो वो बोल रहे अरे सर प्लीज़, मतलब मैं कर रहा हूँ, आपको लगता है तो आप प्लीज़ रिएक्ट कीजिए, अदरवाइज अरे नहीं भाई मैं आप कर रहे हो तो मैं भी करता हूँ ना। तो उस तरह की तैयारी वो करते हैं, वो उनका रहता है उस तरीके। और बाकी रहा सलमान भाई, तो सलमान भाई की तो अदा ही इनफ है, तो उनका तो तौर तरीका बिल्कुल स्टाइल डिफरेंट है, वो देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो सबका भिन्न भिन्न है, लेकिन डेफिनेटली मतलब इतनी सक्सेसफुल मूवीज़ है, इतनी क्लासी पिक्चर हैं, ख़ास तौर से आमिर साहब ने दी हैं, तो वो दिखता है। तो मतलब उनके बारे में उस तरह से चर्चा कर लेगी, बात ही नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो मेहनत तो स्क्रीन पे दिखी, स्क्रीन पे बिल्कुल। आपने इतने सारे एक्टर्स को ट्रेन किया है समर जी, और धर्मेंद्र जी पे मैं आना चाहूँगी, उनके साथ आपने काम किया है, अपने में आप उनके साथ थे, मतलब आप
वो अनुभव अगर हमारे साथ साझा करना चाहें उनके साथ काम करने का, वो किस तरीके से उस दौर के एक्टर्स किस तरीके से अपने रोल्स के लिए प्रिपेयर करते थे, कितनी सिंसियरिटी उनमें हुआ करती थी, कोई किस्सा आपको याद है उनके साथ काम करने का, कोई अनुभव आप साझा करना चाहें? धर्म जी का जो मुझे सबसे पहले जब मिला था उनसे मैं, तो एक तो वो हाथ नहीं मिलाते हैं, हाथ में? हाँ, वो सीधे आपको पकड़ के गले लगाते हैं, है ना। यूज्ड टू गिव यू वार्म जप्पी पुत्र करके एकदम, एंड यूज्ड टू होल्ड यू टाइट। ऐसा लगता था कि एक वार्म, मतलब एक फादरली जो फिगर का एक वो आता है ना, वार्म जो आती थी, वाइब्स हमेशा से वो आती थी। फिर मैंने उनसे एक शिकायत की थी कि सर जब मैं बच्चा था तो मुझे बच्चन साहब बहुत पसंद थे, और शोले में जब आप उनको बचा नहीं पाए तो मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया था। तो फिर उन्होंने मुझे गले लगाया था, एंड ही हैड दोज टीयर्स इन हिज आईज। ही वाज सच एन इमोशनल, ही इज सच एन इमोशनल पर्सन। फिर जब मैं काम कर रहा था अपने में, तो सबसे पहले देखा उनको कि वो उनको जो स्क्रिप्ट थी अपने हाथों से वो उसे, क्योंकि वो शायद उनकी तालीम उर्दू में हुई थी, तो वो खुद लिखते थे उसे अपने हिसाब से। मतलब हिंदी एक तो आजकल तो सब लैटिन में, रोमन में आ रही है, और वो फिर उसे हिंदी में मिलती थी, अगर एक्टर कहे तो उसे हिंदी में मिलती है देवनागरी में, और वो उसे उर्दू में, फारसी में लिख रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कितने रूटेड हैं, है ना, कि अभी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने। वॉज आई थिंक वी शॉट इट इन 2007, तो वो इतना इन्वेस्टेड लग रहे थे मुझे कि वो एक, मतलब लेजेंड ऐसे नहीं बनते हैं, लेजेंड्स आर नॉट वन ऑफ नहीं बन जाता लेजेंड, तुक्का नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी शिद्दत, तो वो एक्सपीरियंस रहा। आपने भी तो खली बली नाम की एक फिल्म में काम किया ना? धर्म जी के साथ नहीं था वो। अच्छा। उनके साथ नहीं था। असरानी जी थे, हाँ। जैसे प्रेम चोपड़ा साहब हैं, उनके साथ भी मैंने किया, रंजीत भाई हैं, उनके साथ भी किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम तो वैसे ही मिसमराइज रहते हैं इन लोगों के साथ जब भी काम होता है, क्योंकि बचपन से देखते हुए हैं इन लोगों को, तो ये सामने दिख गया और काम कर लिया अगर इनके साथ, तो फिर यही रहता है ये करते क्या है, किस तरह से, तो बड़े रिलैक्स रहते हैं। अब क्योंकि उम्र है तो उस उम्र में उनसे उतना ही काम लिया जाता है जितना कि है ना होना चाहिए। तो बहुत वही है कि मतलब कि साथ में है, वो पल यादगार पल होते हैं। अच्छा, आप मिले हैं उनसे, मुलाकात हुई? हाँ, नहीं शूटिंग की है। हाँ, पर आपके सीन्स नहीं थे उनके साथ? नहीं, धर्मजी के साथ हाँ सीन्स नहीं थे, खली बली। बिल्कुल। बाकी क्या बोलते हैं, असरानी जी के साथ काम किया, आपके प्रेम चोपड़ा साहब के साथ काम किया, रंजीत जी के साथ काम किया, तो ये सभी एकदम ग्रेट। एक सीन पे मैं आपके ज़रूर बात करना चाहूँगी, पान सिंह तोमर का बहुत फेमस सीन है, आप समझ भी गए होंगे मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। इरफान साहब के लिए कहते हैं, और वो दिखता भी है स्क्रीन पे, कि उनकी आंखें बोलती हैं। आपके साथ भी यही कहा जाता है कि आंखें आपकी बोलती हैं, और एक अलग तरह का लहजा, एक अलग तरह का बात करने का तरीका है, वो आपकी यूएसपी है। वो जो सीन था जब वो पत्रकार पहुंचता है वहाँ पर और वो बैठा हुआ है नीचे, वो किस तरह से शूट हुआ? इरफान साहब का काम करने, हमने सबसे सुना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो किस तरह से अपने रोल के लिए तैयारियां करते हैं। आप तो उनके पहले से दोस्त भी रहे हैं, आप उनके साथ पहले से काम भी कर चुके हैं, मुंबई नहीं जाएंगे, और ये उसके पहले हासिल में आप उनके साथ काम कर चुके थे। कैसी दोस्ती थी, कैसा अनुभव था? एक्चुअली क्या रहा कि वो वक्त वैसा वाला वक्त था जब इरफान अभी एकदम से इरफान नहीं बने थे लेकिन उनके अंदर गुण वही थे। पता था एक दिन ये बंदा कुछ बनेगा ही। वो शुरुआती टाइम था जब आपके पास काम नहीं होता, आप सिर्फ आते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद रात होती है तो गपशप, संगीत, लिटिल उस तरह का माहौल हो जाता है। और क्योंकि सब उस तरह के लोग बैठे हैं कि राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी हैं, तो बड़ी हम लोगों की इस तरह की बातें होती थी ना कि मतलब क्या चल रहा है यार, और क्या हो रहा है, इस कहानी पे, उस कहानी पे, उस फिल्म पे, वो डिस्कशंस वगैरह, उस तरह की बातचीत होती रहती थी। और धीरे धीरे सबको काम मिलता गया और वो साथ छूटता चला गया। उसके बाद फिर इरफान बन गए, है ना। और पान सिंह तोमर की जहाँ तक बात है कि उस वक्त वो जो सीक्वेंसेस हम लोगों ने किए वो बहुत मुश्किल से, मतलब रुड़की में भी शूट नहीं हो पाया, वो जो मेन आपका चंबल वाला इलाका था वो वहाँ भी शूट नहीं हो पाया। तो ऐसा लग रहा था कि जिंक पल गया था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। फिर हम लोगों ने चांदी वाली स्टूडियो में, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग वो भी गिर गई, तो जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ता हूँ वो पोर्शन हमने कहीं और लिया है, जब मैं छत पे आ गया हूँ तो ये पोर्शन चांदी वाली का है। तो वो जो वहाँ पे जाके बैठता है और वो सब मूवमेंट्स उस तरह के बनते हैं, है ना। तो एक खूबसूरत तरीके से, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि
कि मैं किसी अनजान एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ या पहली बार मिला हूँ इनसे। हाँ। जैसे कि मैंने बहुतों के साथ किया हुआ है ना, वो चाहे स्टार्स हों चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टर हों, लेकिन इरफान को तो मैं जानते ही था शुरू से। उससे पहले मैं काफ़ी उनके साथ काम भी कर चुका था, साथ में उनके लिए मैं लिख भी चुका था। हाँ। तो वो सब चीज़ें थी और 2 रात में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था पूरे सीक्वेंस को ना, जितनी भी फिल्म का पोर्शन था। और वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि आज की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कि उस तरह से चल रहा है कि मतलब जो आता जा रहा था वो होता जा रहा था। और पूरे के मतलब पूरी रात शूट किया था हम लोगों ने। रात को शूट करना बड़ा ही अजीब होता है, लोग मतलब बड़े अनईजी फील करते हैं, अरे यार कब होगा क्या होगा। लेकिन जब सीन स्टार्ट होता था तो मतलब जितना मज़ा देखने में आया उतना ही करने में भी आया। और ऐसा भी होता था कि मतलब कि जो कैमरामैन आपके असीम मिश्रा, वो उनका कैमरा हिलता था। हाँ, इसलिए नहीं कि वो कंधे पे था, इसलिए कि उनको लाफ्टर कि मतलब ऐसे हंसी आती थी। और ये लोग तो मैं करते करते मैं एक था, मैं गुस्सा भी हो गया, नाराज़ भी हो गया। फिर मैंने टीचू को बोला, मैंने कि ये लोग हंस रहे हैं यार, इनको चुप करा रहे हैं, है ना। और ऐसा सिचुएशन, फिर वो कैमरा हटा करके सॉरी अब नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा हो गया तो फिर वो कैमरा कंधे पे आता था और अपने आप ही स्माइल बनने लगती थी। वो बड़ा मुश्किल होता है उसको तोड़ना। तो ऐसे मोमेंट्स आए मतलब ना, क्योंकि सिचुएशन थी इस तरह की थी कि मतलब एक आदमी तो डरा सहमा बैठा हुआ है, एक आदमी हावी है, डायलॉग डिलीवरी उस तरह की है, उसको अपने भविष्य की पड़ी है कि ये इंटरव्यू आज मैं लेके जाऊंगा तो कल मार्केट में मेरा नाम हो जाए। और होता भी है। उसके बाद जब वो जाता भी है, पान की दुकान में सिगरेट खरीदता है, उससे बोलता भी है कि देख रहा तू कल, मतलब हम भी कुछ है मार्केट में। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। हाँ। और वो क्या किस्सा है जब तिग्मांशु ने आपको बोला कि वजन बढ़ाने के लिए बियर पियो? वो एक्चुअली में क्या है कि मैं हफ्ते भर पहले तो गया था, अरे कास्टिंग चल रही थी, ये तैयारी कर रहे थे। तो मतलब ऐसे कभी नहीं होता ना कि पता नहीं क्यों, मतलब मेरे साथ तो ना मैंने ऐसा किया है कि मतलब तैयारी रोज मैं जा रहा हूँ तो मतलब तब बहुत सारा काम भी नहीं था आपके पास, तो मैं बैठा रहूँ कि मुझे याद रखना। हाँ, तो शायद उसको याद भी रहता। मेरी कास्टिंग उसके घर में जो बॉय है उसने कराई। अच्छा, समझे? तो ये कैरेक्टर हो नहीं पा रहा था। सजेस्ट किया? हाँ, सजेस्ट किया उसने कि अरे काला भाई भी तो है, बिज्जू भाई। तो तिग्मांशु, अरे हाँ यार, मैं पूछता हूँ बिज्जू से, बिज्जू कैसा होगा? तो उसमें क्या था जैसे कि है कि पान सिंह बोलता है उसको कि बोलो, अच्छा तुम बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि अनईजी हो रहा है, वो एकदम फटाक से उठ नहीं पा रहा है, फटाक से बैठ नहीं पा रहा है, टोन निकली हुई है। तो ऐसा चाहिए प्रमुख की मतलब कि इस तरह का एक्टर चाहिए जिसकी बॉडी भी रिक्वायरमेंट थी उस कैरेक्टर के लिए कि थोड़ा सा फूला हुआ हो ये। तो इसलिए उसने फ़ोन किया, अरे बिज्जू हाँ तू कैसा हो रहा है आजकल? कैसा हो रहा है आजकल? नहीं, मैंने तो ठीक हूँ। उसको कहीं खबर तो लगी कि मेरी तबीयत खराब है ना? ऐसी तो कुछ बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था, अरे इसमें एक कैरेक्टर है यार बहुत बढ़िया है। और नहीं, पहले तो ऐसे ही बोला कि मतलब कुछ सीन्स है उसके बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि मैं चाह रहा था थोड़ा टोन वोन है तेरी। अरे मैंने कहा भाई अभी तो मिले थे यार हम हफ्ता भर, मतलब क्या ऐसा हो जाएगा? अरे सुन एक बात सुन, अभी शूटिंग में 1 महीना है, हाँ तू दबा के बियर पी। तो मैं खाना खा रहा था, फिर मैंने ऐसे देखा वाइफ की तरफ, मैं ये ले इससे बात कर। तो फिर मैंने मुझता को वाइफ को फ़ोन दे दिया। तो फिर उसने बोला कि अरे यार क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, बोलो तुम। हाँ, अरे सुनो एक बात, हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, क्या इसको यार भाई को ना जरा महीने भर तक खूब बियर पिलाओ। बोली क्यों? अरे करेक्टर है बहुत बढ़िया, तो तुम पता नहीं है। अच्छा, अब ऐसा भी होगा? तो करके खैर लाइसेंस मिल गया। हाँ, उसे लाइसेंस, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि मतलब एक टमी उस तरह की, हाथों में कुछ इस तरह का। अरे मैंने कि भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कि ऐसे तो शूटिंग नहीं हो पाएगी, मैं इसको बांध करके ऐसे से पहन के, तो मतलब कैसा होगा? ये टमी मेरी निकली हुई, हाथ मेरे पतले पतले हैं। मैंने कहा परफॉर्म करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, स्टेज में जा, चलो परफॉर्म करेंगे। तो फिर जब पहला ही सीक्वेंस बना ना उस तरह का कि मतलब कुछ देख रहा है जगह कि मतलब ये तो बैठ गया कुर्सी पे, अब ये कहाँ बैठेगा? तो ऑटो था अपने आप में, वो डिस्क्राइब भी नहीं हुआ था कि मतलब वहाँ से आकर के मतलब बता तो दो कि कहाँ बैठना क्या करना है, लेकिन वो ऑर्गेनिक बन गया अपने आप ही। और ये दोनों चीज़ें हैं जो सर बता रहे हैं ना। एक तो सर अपने आपके कैरेक्टर के लिए भी दाढ़ी हमने मंगवाई थी सर के लिए। हाँ, वो भी राइस वाली फिल्म में। राइस वाली फिल्म। पर क्या होता है ना कि ये जो डिस्कम्फर्ट भी होता है और दूसरा नकली लगता है सब कुछ। तो वो सब नकली लगता है। अगर मैं टोन बैठता बार बार, अरे अरे यार हाँ ये थोड़ी अजीब होगी, इसको सही करो, ऐसा वैसा हो जाता।
मैं बैठा और वो होता है कि मतलब मैं वैसे ही अनईजी फील करता हूँ यार एकदम से बैठने में, है ना। तो बैठा, अब उसके बाद उसने किताब निकाली और वो कॉपी में लिख रहा है, लिखे कहाँ, अब वो ऐसे करके कहाँ लिखे, तो फिर वो दीवार थी, तो दीवार पे टेक लगा करके ऐसे करके लिखना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ बनती चली गई, खूबसूरत बन गई फिर वो अपने आप में। फिर वो बोलता है क्या कि लो चखोगे, हाँ आओ। अब वो उठता है, वो देखता है आप उठ के, अभी तक इतना टाइम लग रहा है साथ, अब ठीक है बैठो, बोलो कल चक्कर लगाओगे, है ना, हाँ दौड़ोगे, कहते हाँ दौड़ेंगे, तो बन गया वो। तो फिर टीचर ने बोला तेरे को पता है तेरी कास्टिंग किसने की है, किसने, मतलब जिसने, दिनेश ने, उसने याद दिलाया कि मतलब हाँ कि ब्रजेंद्र भाई को। एक और मतलब ये तो मेरी शिकायत मैं दर्ज ही करा देती हूँ फिल्म मेकर्स से भी है, मतलब आपके जितने भी रोल कल्ट हैं जो हम सबके फेवरेट हैं, हम आपको और ज़्यादा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, लेकिन वो सब थोड़ी थोड़ी देर के ही रोल्स हैं। तो ये शिकायत कभी आपकी भी रही है, चाहे वो पीके हो, जब वी मेट हो? देखो क्या होता है कि क्योंकि जैसे पीके है, जब भी मेट है, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें मेरे एक एक डेढ़ दो दो, या मतलब OMG है, उसमें है, और भी और फिल्में हैं इस तरह से ना। तो मुझे क्या लगता है कि जब देखता है ऑडियंस देखती है, उनको बहुत मजा आता है, हाँ, कि बड़ा इंटरेस्टिंग, काश एक दो सीन और होते, करेक्ट, हाँ, वो इच्छा है, वो एक प्यास जगाती है कि मतलब इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा भी मानना है कि मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं तो थैंक्स बोलता हूँ उन लोगों को जो पूरी फिल्म को कैरी करते हैं, है ना, और वो मेंटेन करते हैं, फिर दर्शक उनका जवाब देते हैं कि मतलब इन्होंने बहुत, मैं उसी में थैंकफुल समझता हूँ अपने आप को कि पूरी पिक्चर में किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन लोगों ने मुझे तो पसंद कर लिया। हाँ, आज तक भी उन किरदारों की बात होती है। हाँ, तो उस तरह से बात होती है। तो मेरे को लगता है कि अगर कहीं पूरी फिल्म होता और अगर ये मैं कैरी ना कर पाता तो कितना मुश्किल होता। लेकिन फिर भी जो जितना भी काम मेरे को मिलता गया उसके बाद, इन फिल्मों के बाद से, अब जैसे ये 5 सिंह तोमर वाला हुआ और एक दिन अचानक फोन आता है हिमांशु का, बोलता अरे सुन यार, हाँ अरे इसके क्या बोलते हैं माही गिल के, इरफान माही गिल के बाद तो फिर तेरे कैरेक्टर जो सबसे बड़ा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, तो बोले कि नहीं मैं कास्टिंग में, हाँ मैंने तीसरे नंबर में मेरा नाम लिखो, है ना, लेंथ के हिसाब से। हाँ नहीं मैं वही कह रहा था, और फोन रख दिया। पता शुरू में बताया कि कुछ सीन है, हाँ, लेकिन बाद में वो डिवाइड हुआ तो पूरी पिक्चर कैरी करता है, हाँ, तेरा सूत्रधार है, वो कहानी उसी के थ्रू बताई जाए, आगे बढ़ ही रही है। जी उसे आगे तो है डेफिनेटली। एक शिकायत कर, जैसे शेरनी है, शेरनी में मेरा एक थोड़ा लंबा और अलग अलग शेड्स हैं सारे के सारे, गुलाबो सिताबो है उसमें एक है पर्टिकुलर, लेकिन शेरनी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग तरीके से। फिर आते हैं सीरीज में थोड़ा सा ये रहता है कि ज्यादा काम बन जाता है। तो ये काली काली आंखें के जो फर्स्ट वर्जन है उसमें खास तौर से काफी गुस्सा है ना। TVF के तो आप फादर ही हो गए। हाँ, वो जैसे आम आदमी फैमिली है, हाँ, अब आम आदमी फैमिली के हमने 4 सीजन कर लिए, ठीक है ना, तो भरपूर दर्शकों ने देखा, प्यार दिया, सबको पसंद आया, अच्छा लगा, अच्छा ही लगता है जब आपके पास। लेकिन क्या है, चैलेंजिंग होता है, हाँ, एक पूरी फिल्म, एक पूरी चीज को करना, और जब हमारे पास 1.5-2 सीन होते हैं ना, तो हमको पता रहता है कि इसमें ज़्यादा कुछ, गुरु इसको बस मजे से कर डालो, और चिंता रहती है कि ये इंटरेस्टिंग लगे। और क्योंकि क्या है कि अब डेफिनेटली मतलब हम लोग सीनियर आर्टिस्ट हो गए, एग्जैक्टली, और मैक्सिमम जितने भी डायरेक्टर्स आते हैं सब जूनियर ही होते हैं, और वो हमारी बात को सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, अगर हम कुछ सजेशंस वगैरह रखते हैं, ना उनको भी करते हैं, तो उनमें चीज़ और अच्छी हो जाती है। आपने जब भगवान शिव का किरदार निभाया था, वो दौर था जब इस तरह के किरदारों को देखकर लोग टीवी स्क्रीन के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाया करते थे। तो कभी ऐसा हुआ क्या, घर के बाहर, स्टूडियो के बाहर लोग आरती की थाल लेके खड़े हैं, या एकदम कभी आपको बाजार में देख करके एकदम नतमस्तक हो गए, इस तरह का कोई अनुभव? बाजार में सांप लगा के घूमते थे। हाँ होता था, बहुत बार मैं अवॉइड भी करता था, मना कर देता था, वो मैं नहीं हूँ। कई बार पहचान जाते थे लोग, आवाज नहीं कह देते थे आप? जी आवाज से पहचान जाते। सर ने बुलाया नहीं कभी? नहीं, किसी भी किरदार को बुलाना नहीं चाहता। एक्टर हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिले तो हाँ वैसा हुआ, लेकिन मैंने उस कैरेक्टर को अपने आप के लिए बहुत सीरियसली लिया नहीं। अच्छा, मतलब किसी तरह से, तो मतलब एक बार बड़ा ऑकवर्ड हो गया था कि मैं अक्सर मेरे घर के पास में इंदौर में, जब मैं आया था, बीच में शो चल रहा था, उसके बीच में मेरा एक गैप था, तो मैं जिम चला जाता था ऐसे ही शॉर्ट्स और गंजी पहन के। तो मैं वहाँ चला गया, तो फिर वहाँ जो अंदर जो हाउसकीपिंग वाला कोई बच्चा था, उसने कह दिया कि शिव जी आए हैं। जिम में शिव जी आए। मैं बाहर निकला,
टू व्हीलर पे जाता था, बाइक पे मैं ऐसे पास में ही था, हार्डली 1 किलोमीटर था घर से। तो वहाँ लेडीज़ खड़ी बहुत सारी, वो सबको लेके बड़ा एम्बैरसिंग था। फिर किसी तरह से निकला, बस एक बार ऐसा वाकया हुआ, बाकी मैं ज़्यादातर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा अजीब सा वाकया था। प्लीज सुनाइए। तो ये था कि मैं एक बार जिम में वर्कआउट कर रहा था, तो एक बच्चा 15, 16, 17 साल का था, आके बोलता, मेरी आवाज़ सुनी, बोलता आप यूज्ड टू प्ले, यू आर प्लेइंग शिव इन दैट शो ना? हाँ। मैंने कहा यस। मैंने कहा डू यू वॉच इट? बोला नहीं। I'm prepared for my 10 boards and your voice used to disturb me a lot in my room. शिकायत लेके आ गया। शिकायत में यार तुम्हारी आवाज से ना मुझे तकलीफ होती, मैं पढ़ नहीं पाता था। मेरे पेरेंट्स देखते थे, वो मुझे कहते थे जाके पढ़ो, तुम्हारी आवाज वहाँ आती थी। तो मैंने कहा यार ये कॉम्प्लीमेंट है क्या करना है। एकदम उसने बच से मारा मेरे पे। तो ऐसे कुछ वाकये हुए, बट ज्यादातर मतलब वैसा कोई मैंने उसमें से जॉय नहीं लिया कि मैं ठीक है, इट वाज अ कैरेक्टर आई प्लेड। आपने किस किस एक्टर को ट्रेन किया है? मेरा इंस्टीट्यूट है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, उसमें से अनुष्का शर्मा सबसे पहले बनी, जो बड़ी बनी। फिर उसके बाद कार्तिक आर्यन बने और टाइगर श्रॉफ थे वहाँ पे। अभी एक लक्ष्य लालवानी करके है, किल, और उसके बाद अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में। तो कैसे निकालते हैं पेट से आवाज, जो इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा था कि आप सिखाएंगे? मैं आज तक नहीं समझ पाई क्या करना होता है। वो डायफ्राम ब्रीदिंग है, पेट से तो आवाज आ ही नहीं सकती। हाँ, वो कैसे होता है? हाँ। लंग्स हैं आपके, जो लंग्स आपके जब इन्फ्लेट होते हैं, उनमें हवा बढ़ती तो 2 डायरेक्शन में वो फूलते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली और एक हॉरिजॉन्टली। तो अगर हमारे बीइंग ओरेटर्स हमें उसे लॉन्गिट्यूडनली फुलाना है, ताकि वो हमारा जो डायफ्रामिक मसल है, जब हम टीनेजर, जब व्हेन वी आर गेटिंग इनटू टीनेज, 12, 13, 14 साल के बच्चे होते हैं, पीटी क्लासेस होती हैं, स्कूल में तो पेट में दर्द होता है, होता है ना, बहुत कस के दर्द होता है, तो हमारी डायफ्राम मसल्स उस टाइम पे सोर होना शुरू होती हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग। तो जब वो फंक्शन करती है तो हमारे लंग्स को वो नीचे की तरफ ले जाती है। ये कैविटी खाली है, जब नीचे लंग्स पुश होते हैं तो पेट आगे आता है, इसलिए कहते हैं कि पेट से सांस लेना। पेट से सांस नहीं लेते, आपके लंग्स नीचे जाते हैं। तो जब आप उसको पुश करोगे तो उसमें जो वॉल्यूम मास ऑफ एयर है, जो मास मॉलिक्यूल्स का एयर का निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे थ्रो आती है। मतलब अगर मैं धीरे भी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इंक्रीजिंग माय वॉल्यूम, बट द मास ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ माय माउथ इज लॉट। अभी आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द स्टेज विस्पर इज। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो फिर वो उसके साथ नहीं, उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगी। ओके, इफ आई एम यूजिंग माय वोकल कॉर्ड्स अलोंग विद दैट, तो एक वो थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ा समझना पड़ता है। और मैं वो इससे वोकल कॉर्ड से बात कर रही हूँ। नहीं, आप तो करेक्ट बोल रहे हो। क्या मैं सही बोल रही हूँ? करेक्ट। मुझे नहीं पता, और मेरे को ये कभी समझ में भी नहीं आया। समझना नहीं चाहिए। हैव यू बीन वो एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज हो जाती है अगर आप उसको लेके फिजिकली एक्टिव रहे हो बचपन में, तो नहीं होता है। थिएटर में याद है जब हम जी प्रेक्षागृह में जब हम परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, तो वो एक्टर का बन जाता है हिसाब किताब, गिव एंड टेक। वो जिस उसमें होता है, वो लास्ट बेंच तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए, तो वो आदत पड़ जाती है। वॉइस क्वालिटी जो है कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप? धीरे 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 जब आप फुसफुसाते भी हो ना, तो बिल्कुल पास आ जाता है, और आखिरी बेंच तक उसकी फुसफुसाने की आवाज़ वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब आप अपने साथ लेके जाते हो ना, धीरे धीरे साउंड कम, तो ऑडियंस भी ऐसे हो जाती है ना, क्या बोल रहा है, ये देख रहा है, अब ऐसा ही हुआ, फिर मैं वहाँ चला गया। तुम आखिरी बेंच तक वो वॉइस फ्लो करती है। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस, रियाज, करेक्ट ब्रीदिंग हो आपकी। अगर एब्डोमेन ब्रीदिंग है तो ऑटोमेटिकली आएगा। जी, आपका सर पहाड़ों में जाना होता है? हाँ, बिकॉज ऑफ शूट। अच्छा, वैसे नहीं जाते? वैसे नहीं जा पाता मैं, अदरवाइज क्या है, क्योंकि अब हो गया, चाहे आज शूट की वजह से जाओ चाहे वैसे जाओ, लेकिन फिर भी अभी जैसे मतलब हाल फिलहाल में देहरादून के आसपास या नैनीताल इसके आसपास, तो अभी मैं रामगढ़ भी गया था शूट करने के लिए वहाँ, और तब इसके आड़ू का सीजन था, बहुत सॉलिड है ना। और रहता है एक मेरी लिस्ट में जो भी शूटिंग का रिक्वायरमेंट आता है, तो अगर मैं जैसे दिल्ली, कोई मुझसे बोलेगा कि दिल्ली में शूट कर रहे हैं, बोलते दिल्ली हैं लेकिन करते दिल्ली NCR के आसपास ही है।
हाँ। ठीक है ना, तो मैं यस कर देता हूँ ताकि मैं घर जा सकूं। हाँ नहीं, ताकि घर नहीं आ सकूं, हाँ। ताकि मैं वहाँ से मथुरा जा सकूं। अच्छा, वो मथुरा में रहता था। हाँ, ठीक है ना, पढ़ाई। हाँ, जन्म मेरा पहाड़ में हुआ। उसके बाद अगर कोई बोलता है देहरादून, मैं बोलता हूँ यस, तो देहरादून, तो उसमें नेगोशिएट भी हो जाता है सारी काम काज इस तरह का। तो कुछ जगह हैं जो कि मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं जाना पड़ता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। जबकि मुझे पता है कि जब मैं मथुरा जाता हूँ, वहाँ एक बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे बचपन का हो, है ना। मोस्टली सब लोग चले गए, है ना, या तो यहाँ से ट्रांसफर हो गए या ऊपर वाले ने ले लिया, लेकिन बहुत ही कम है जो कि ना वहाँ मिलेंगे मेरे को। और उसके बाद वहाँ का पूरी जियोग्राफी भी बदल गया है, कि मतलब कि जहाँ कच्चा था वहाँ कुछ बन गया, बहुत धूल हो गई, चेंज हो गया, वो सब कुछ पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया सारा का सारा। कोई कहाँ, कोई किधर, यहाँ ये बन गया, वहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, वहाँ में रहता था। तो आप ढूंढते रहते हो पुरानी चीजें, मिलती नहीं है, बस यहाँ है वहाँ नहीं है। वो यादों में। मेरी माँ की पेंशन अभी भी क्या होता है मथुरा में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ से बनती है, तो हम अभी भी जाएंगे, जाना होता है, जाना रहता ही है ना। तो अभी हम फिर जाएंगे, तो मैं बॉम्बे का आया था और मम्मी भी पहुंच जाती है, मऊ में बहनों के पास है, अभी गई है, वो मेरे पास थी मतलब बॉम्बे में। तो वो एक बहाना भी रहता है साथ में शहर जाने का, फिर शायद कोई आया हो, शायद कोई मिल जाए, तो कुछ ना कुछ लोग संपर्क पे आए। जी, यादों की बात हो रही थी, तो यादों की अगर हम बात करें तो गदर को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जब गदर 2 आई थी तो लोगों से हमने बातचीत की थी कि गदर 1 को लेकर उनकी क्या यादें हैं। तो लोगों ने कहा था, उन्होंने याद किए थे वो किस्से कि कैसे ट्रक से भर भर कर लोग जाया करते थे उस समय, उस दौर में फिल्म देखने के लिए। आप उस फिल्म का भी हिस्सा रहे हैं। वो एक्सपीरियंस कि भाई लोग एकदम ऐसे ट्रक भर भर के आ रहे हैं, थिएटर्स के बाहर भीड़ लगी है, टिकट्स नहीं मिल रही है, लोग ब्लैक में टिकट्स खरीद रहे हैं, जिस तरीके से उस फिल्म को सेलिब्रेट किया गया, वो उस समय का रियल टाइम अनुभव कैसा था? क्या उसको याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है? हाँ, मतलब बहुत क्रेज था उस फिल्म। हाँ, बहुत ज़्यादा। और उसका मतलब मुझे एक बड़ा डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं शिरडी जाता रहता था, तो मैं अकेला गया था शिरडी, मैं मैरिड नहीं था उस वक्त, तो मैं बस से गया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे उसका ऑडियो, मतलब शोले के ऑडियो सुने थे, गदर का मुझे मेरी लाइन सुनाई दी, वो पाकिस्तान में ट्रेन वाला जो सीक्वेंस है ना पूरी उसका। तो मुझे सडनली लगा पहली बार कि यार ये मतलब आफ्टर शोले आई वाज लिसनिंग टू द डायलॉग्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिल्म, तो वो मुझे लगा कि इट इज समथिंग व्हिच इज बिग व्हिच इज हैपनिंग। बाकी तो फिर क्रेज तो ऑल ओवर दिख ही रहा था, वो किस तरह से लोगों ने उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, और बहुत प्यारी लिखी थी फिल्म, है ना। शक्तिमान जी जो उसके राइटर थे, अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट की थी, बहुत टाइम दिया था, अच्छे 3-4-5 साल उस पर उन्होंने समय दिया था, और फिर उसे बनाया गया था। और सनी साहब के अलावा, अमरीश जी और सनी साहब के अलावा सारी कास्ट नहीं थी, तो एक बहुत नई एनर्जी थी और बहुत ज़्यादा फोकस थे, और इसी बेसिस पे हमें कास्ट किया गया था कि आपको सनी साहब के हिसाब से डेट्स देनी पड़ेगी, बिकॉज ही वाज मेकिंग हिज फिल्म दिल लगी कर, जिसमें बॉबी जी थे, उर्मिला जी थी और सनी साहब थे। तो एक बहुत वैसा था कि कि कुछ हमें प्रूव करना। जब स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो बहुत वैसी लग रही थी, थोड़ी सी मंटू साहब के भी उसमें एलिमेंट्स थे, और बहुत संवेदनशील था पूरा माहौल पार्टीशन को लेके। और वो वैसा लगता है कि उसमें पाक बैशिंग की बात हुई, लेकिन पाक बैशिंग की बात उतनी नहीं हुई जितनी लव स्टोरी है ना, जैसे रामायण जैसी लव स्टोरी की, जहाँ सीता माँ को गए, राम भगवान गए, उस तरह। तो बहुत शानदार, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए। लेकिन जाते जाते सर आपके साथ एक रैपिड फायर मुझे खेलना है, क्योंकि पहाड़ की बात हो रही है इसलिए। आपने पहाड़ी खाना खाया है ना, तो बस अब आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगी, आपको एक एक चूज करना होगा इनमें से, ठीक है? इन दोनों में से आपको जो एक पसंद होगा। आलू के गुटके या थेचवानी? आलू। भटकी चुड़कानी या भटका जौला? भटकी चुड़कानी। काफल या हिसालू? बाल मिठाई या सिंगौड़ी? सिंगौड़ी। घुगते या रोटला? घुगते या रोटला? घुगते जो होते हैं ना। हाँ। पतौड़े या पकौड़ी? पतौड़े। अच्छा, पहाड़ी रायता या सना हुआ नींबू? सना हुआ नींबू। अब तो सीजन भी आ गया है। ऑल राइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बनाते हैं वहाँ से। बनाते हैं? हाँ, बॉम्बे में बनाते हैं। मेरी वाइफ
मुझे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दही और उसके साथ ला करके हाँ, भांग की चटनी और ये सब बना करके, और मैं बोलता भंगेरा होता है भांग, तो जैसे होता भी है ना पहाड़ से लेके आए, अरे मैंने पकड़े जाएंगे भाई, फिर बोलते हैं ये वैसा नहीं होता ना, वैसी वाली भांग नहीं, वो बीज होते हैं उसके, उससे नशा नहीं होता, उसको वो उसमें डाल के बनाते हैं, बढ़िया, वो स्वाद देता है बहुत अच्छा, वो एकदम ऐसे तीखापन आ जाता है उससे हल्का सा। वो तो मेरा बहुत पॉपुलर भी हुआ है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था, तो कपिल के शो में उसने दिखाया भी था कि आप देखो ये क्या खा रहे हो। अच्छा, किसी को लगा कि मैं मेहंदी लगा रहा हूँ बालों में। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब ग्रीन कलर का होता है, हाँ, वो डाल के नींबू वगैरह सान के उसको, लेकिन बहुत टेस्टी, मेरे मुंह में पानी आ गया। और यही सीजन होता है धूप में बैठ के खाने का, एकदम बढ़िया। हाँ, सर्दियों। एक आखिरी संदेश 2020 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। तो जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे ना, थोड़ा ऑर्गेनिक अप्रोच की बात कर रहे थे, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है इस फिल्म में आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगी, क्योंकि इतने लंबे टेक्स में एग्जैक्ट वही डायलॉग चला जाएगा या वही मूवमेंट हो जाएगा, वैसा ज़रूरी नहीं था। बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस हैं, और वो न तो मैंने लिखे थे न इन्होंने सोचे होंगे एक्टर्स ने, वही एक्स फैक्टर है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी इसमें, इस तरह की, और एक ऑल टुगेदर पूरा एक नया अनुभव ऑडियंस को मिलने वाला है। पहली बार वो वन शॉट फिल्म देखेंगे ज्वलंत मुद्दों के साथ में, और इतने ज़्यादा क्योस के बीच में शायद पहली फिल्म होगी ये कि जिसने वन शॉट बनी है, और लेकिन उसमें इतने इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो ये सभी के लिए ट्रीट होने जा रही है। और मैं यही कहूँगा कि एक फिल्म मेकर का विश्वास बोल रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग जाकर देखें थिएटर में। 14 नवंबर को ये सिनेमाघरों में आ रही है, तो आपके सभी दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है, विनती है, थिएटर में जाकर देखें। 2020 दिल्ली। थैंक यू सो मच। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।